रविंद्रनाथ टैगोर माध्यमिक शिक्षण संस्थान के आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि मेरे साथ बैठे थे। अभी मेरे प्रिय मित्र, काफी टाइम से हम जुड़े हुए हैं, पवन जी प्रजापत अभी आरओ लगे हुए हैं और आरएस में इस बार अच्छी रैंक के साथ में चयनित हैं। साथ में बैठे थे अभी शंकर जी, आप ही की मिट्टी के सपूत है और ग्राउंड से उठ के और असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान एकेडमिक जगत की हाईएस्ट पोस्ट प्राप्त किए हैं। मेरे विद्यार्थी है शंकरलाल कालीराणा, 2016-17 में आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं और अभी फूड इंस्पेक्टर हैं। साथ में डॉक्टर साहब बैठे हैं और बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग हैं। इधर सारे बच्चे बैठे हैं, अभिभावक गण हैं, युवा है। हालांकि राम जी ने बहुत सही कहा, राम जी ने, कि मेरे साथ हर बार यही होता है कि सबसे अंत में बुलाया जाता है, तो मेरे मस्तिष्क में जो पिक्चर चल रही होती है कि मुझे ये बातें बोलनी है, अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं मंच तक आता हूं तब तक वो सारी बातें बोली जा चुकी होती है। पर यही है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि कुछ नई बातें और याद आ जाती है, वो भी रहता है। और दूसरा, सबसे अंत में आता हूं तो बच्चे थक भी जाते हैं, ये बात भी सही है। बट ठीक है, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो ज्यादा समस्या नहीं होती। विद्यालय का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। आज जैसा मैं देख रहा हूं पिछले 2 घंटे से, तो सच्चे मायने में मुझे लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा का जो दर्शन था वो वाकई में चरितार्थ हो रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे शिक्षा कैसी होनी चाहिए। टैगोर साहब का मानना था कि शिक्षा के लिए बंद कमरे होने जरूरी नहीं है। टैगोर साहब कहते थे कि बच्चों को खुले आसमान में, वृक्षों के नीचे, खुले क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से हटाकर पढ़ाना चाहिए। तो राम जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज बड़ी संख्या में अभिभावक है हमारे साथ में और बच्चे भी है, युवा भी है। मैं मेरी बात 2 पक्षों में बांट रहा हूं। मैं सबसे पहले अभिभावकों से थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि शायद ये बच्चे बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन अभिभावक अच्छे से समझेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और उसके बाद में मैं आखिर में बच्चों पे आऊंगा। मेरे अभिभावकों से कई बार शिकायतें भी होती हैं, कई बार अभिभावकों से सुझाव भी होते हैं। मैं कई बार कहता हूं, कई मंचों पे कहता हूं कि हम हमारे घर के अंदर हमारे पशुओं के चारे के लिए अलग रूम बना लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए हम कोई व्यवस्था नहीं करते। मुझे शिकायत रहती है कि हम बच्चों को अपने क्षेत्र से यहां से हटा के बड़े महानगरों में किसी रूम के किसी कोने में डाल देते हैं, जहां बच्चे की पूरी व्यक्तित्व की विकास की जो श्रृंखला है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों हम उन महानगरों की और इन बच्चों को भेज के इन बच्चों का विकास रोक रहे हैं? जरूरत पड़ने पर ये बच्चे अपने आप शहर चूज कर लेंगे। इनको जितना अपने पास रख के पढ़ाओगे उतना ज्यादा बेहतर होता है। हमारा साइंस कहता है कि जब माता बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा माना जाता था कि तकरीबन 30 से 40 दिन तक माता अपने बच्चे को चिपका के रखती थी ताकि बच्चा अच्छे से पक जाए। जितना वो करीब रहता है उतना वो पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो समस्याओं को झेलने की काबिलियत हासिल कर लेता है। और हम क्या कर रहे हैं, आज मैं जब शहर में देखता हूं, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, इंक्लूडिंग बाड़मेर, 6ठी क्लास, 5वीं क्लास, 4थी क्लास, 3री क्लास के बच्चे हॉस्टल में हैं। हॉस्टल बहुत सही है, रखना चाहिए बच्चे को, बट जब तक हमारे आसपास सुविधाएं हैं तब तक उनका यूज करिए। और एक मैच्योरिटी आ जाए, 10th हो जाए, 9th हो जाए, उसके बाद में अगर सुविधाएं नहीं है तो बच्चों को आप बाहर भेज सकते हैं, छात्रावास में भेज सकते हैं।
क्योंकि मैं बच्चों को कई बार कहता हूं और अभिभावकों को भी कहता हूं कि पढ़ाई जीवन नहीं है, पढ़ाई जीवन का एक हिस्सा मात्र है। अगर ये नहीं भी होती है तब भी चीजें यूं ही चलती है। अपने बाप दादाओं ने भी नहीं की थी, उन्होंने भी अपना जीवन अच्छे से जी लिया था। तो पढ़ाई जीवन नहीं है, इनको इतना दबाव नहीं देना है, इनकी इतनी बचपन को मारना नहीं है कि पढ़ाई के लिए इनका जीवन ही हम समाप्त कर दें। इनको इतना नहीं दबाना चाहिए। मैं शहरों में देखता हूं, अभी 12वीं क्लास करते ही बच्चों को कई बार हम भेज देते हैं। मेरे पास कई बार सर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि इसको आरएस की तैयारी करवानी है, इसको आईएएस की करवानी है, सर जयपुर भेज देता हूँ, दिल्ली भेज देते हैं। क्यों बच्चे को आप खत्म कर रहे हो? इस बच्चे को कॉलेज जाने दीजिए आप। ये 3 साल प्रोफेसर से पढ़ेगा तो ये इतना परिपक्व हो जाएगा कि चौथे साल अपने आप तय कर लेगा कि मुझे कोचिंग जाना है कि नहीं जाना है। तो अभिभावकों से मुझे हमेशा ये शिकायत रहती है कि इनके ऊपर कम से कम हमें इस प्रकार का दबाव न डालें। बच्चा क्या करने वाला है, ठीक है, मॉनिटरिंग जरूर रखें, लेकिन बच्चों को अपने पास रखें, अच्छे से पढ़ाएं। लेकिन जिस समय आपको लगे कि भाई हाँ अब बच्चे यहाँ पे पढ़ने की स्थिति में नहीं है या सुविधाएं इतनी नहीं है, तब आप उसको उस स्थिति में आगे भेज सकते हैं। मेरी अभिभावकों से एक शिकायत हमेशा ये भी रहती है कि हम बच्चे को शहरों में भेजने के बाद वापस उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करते। हमारे पास कोचिंग्स में बच्चे आते हैं, कॉलेज में बच्चे आते हैं, एक बार एडमिशन लेने के बाद माँ बाप कभी चला के नहीं आते। उसका जानवर माता पिता का गुम जाता है ना, कभी कभार बकरी गुम जाती है या कोई गाय गुम जाती है, तो उसको ढूंढने के लिए हम 10 दिन लगा लेंगे। पर बच्चे को शहर भेजने के बाद वापस उसका कोई धनी धोरी नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है। और बच्चा जब बिल्कुल बाहर ऐसे 12वीं क्लास से निकल के सीधा शहर में जाता है और उसके बाद उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, तो एक दिन में वो गलत रास्ते चला जाता है। और अच्छे ब्रिलियंट बच्चे ऐसे विद्यालयों से मेहनत कर करके आए हुए वहां बच्चे, और वहां जाके मैंने नशे की पुड़ियां बेचती हुई देखा है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई भी मॉनिटरिंग करने वाला नहीं। मैं कई बार अभिभावकों को कहता हूं कि कोचिंग डाला है, कॉलेज डाला है, अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आप आओ, आपके बेटे को भेज दो, आपके किसी परिवार के व्यक्ति को भेज के एक बार औचक निरीक्षण तो करोगे कर क्या रहा है वो। और अगर आप इस तरह से कंट्रोल नहीं रखोगे, नियंत्रण नहीं रखोगे बच्चों के ऊपर, तो आप इनसे बहुत अधिक सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप इनको अभी टाइम नहीं दोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये भी आपको टाइम नहीं देगा। इसलिए इन बच्चों को आप अपनी पूंजी समझें, यही आपका सच्चा इन्वेस्टमेंट है। इनके ऊपर पूरा ध्यान रखें। शहर भेजते हो तो उनके पीछे पूरी मॉनिटरिंग रखें। और साथ में शंकर जी ने भी कहा, पवन जी ने भी एक बात कही कि हमें अपने सपने इनके ऊपर क्यों थोपने हैं, ये क्या करना चाहते हैं इनकी नियति में तय है। व्यक्ति उस योजना के अनुसार संचालित होता, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बस इनको अच्छा प्लेटफॉर्म दो, इनको पढ़ाते रहो, ये अपने आप अपनी जो यात्रा है वो अपने आप तय करेंगे। कभी इनके इस तरह से दबाव नहीं देना कि नहीं आईएएस बनना है। अभी मैं सर डीयू गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 80% बच्चों की पता क्या समस्या थी? बच्चों की समस्या ये थी कि सर हम यूनिवर्सिटी आ गए, अब हम सब हमारे से हमारे घर वाले और सब एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हम आईएएस बने, जबकि हमारी इच्छा नहीं है कईयों की। तो हम इतना एक्सपेक्टेशन क्यों करें? उसको छोड़ दो। मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं कहा ये कि गणपत तुझे क्या करना है। उन्होंने ये कहा कि बेटा ऐसा है, हम 5-6 साल तेरे को खर्चा दे देंगे, हम आपकी हर इच्छा पूरी कर लेंगे जो जायज इच्छाएं हैं, हम आपको पढ़ाई का ग्राउंड दे देंगे, आपको जो करना करो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस आप अपनी पढ़ाई करो, जिस क्षेत्र में जाना जाओ, मुझे कोई क्षेत्र का ज्यादा ज्ञान नहीं। तो आप भी इस तरह से बच्चों को खुला रखें, बट खुला रखने का मतलब ये भी नहीं है कि पीछे जाके इनका ध्यान न रखें। तो अभिभावकों से मेरी कुछ शिकायत रहती है, और इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक जागरूक अभिभावक बने, अपने बच्चों को टाइम दें, इनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग रखें, इनको संसाधन उपलब्ध करवाएं, और जब भी कभी ये फेल होता है तो इसको मोरली सपोर्ट करें। बच्चे फेल होने के बाद परिवार वाले उसको कोसना शुरू कर देते हैं कि तू फेल हो गया, वो पास हो गया, उसने ये कर लिया, इस तरह से करके उसका दिमाग तो आधा वैसे खराब हो जाता है। कई बार बच्चे मेरे पास ऐसे बड़े डिप्रेशन में होके आते हैं कि घर वालों ने परेशान कर लिया, क्योंकि आजकल ऐसी स्थिति है कि 3-4 साल पढ़ने के बाद ही नौकरी लग पाती है, इजीली कोई नहीं लगता।
आज की नौकरी की उम्र ही 25-26 साल तक हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए, पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि ये बच्चे आगे जाके बढ़िया से अपना करियर बना सके, स्वतंत्र रूप से रह सके। बाकी विद्यालयों में आते रही, बाकी रामाराम जी को अच्छे से पता होगा कि यहाँ बच्चे कितने पढ़ते, कितने अभिभावक यहाँ आके मॉनिटरिंग करते हैं। अगर अभिभावक बच्चों को कोऑपरेट नहीं करेगा तो मास्टर 8 घंटे में ज्यादा बच्चों में सुधार नहीं कर सकता। यहाँ कितना ही सिखा के भेज दिया, घर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे वापस गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ये चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अभिभावक इन बातों को समझेंगे डेफिनेटली। अब मैं कुछ बातें बच्चों से करना चाहूंगा। मुझे पता है खाने का समय आप सभी का, लेकिन मोटिवेशन नहीं है, बस सीख है, कुछ अनुभव है जो मैं चाहता हूं कि बच्चे सुने और जीवन में लागू करने की कोशिशें करें। मैं सिर्फ 5 बातों पे विषय पर बात रखूंगा। सबसे पहली बात, इन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी एक्टिविटीज होती है उनको हमें इग्नोर नहीं करना, वो सब करना है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भाग लीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, कोई भाषण प्रतियोगिता, नृत्य, गीत, इन सब में भाग लीजिए। क्योंकि आप केवल पढ़ोगे और अगर गतिविधियों में भाग नहीं लेते तो आप एक दबू किस्म के विद्यार्थी होंगे जो किसी भी मंच पे जाके बात भी नहीं रख पाओगे। हर एक्टिविटीज में भाग लीजिए आप, ये सीखने का समय है। दूसरी बात, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अपने माता पिता और गुरुजनों से कभी बाहर मत जाओ। ये आपको कड़वी बात कह सकते हैं, ये आपको डांट सकते हैं, पीट सकते हैं, बट इनके उद्देश्य आपको सुधारने के होते हैं। आपसे कोई ईर्ष्या या द्वेष भाव इनका नहीं है। और ये अभिभावकों से वापस मैं एक और चीज कहना चाह रहा था कि आजकल विद्यालय में जब हम बच्चे को थोड़ा कूट पीट देते हैं तो कई बार ओणवा लेके आ जाते हैं विद्यालय के, मेरे बच्चे को कैसे पीट दिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि माँ बाप का और गुरुजनों का कूटा पीटा बच्चा आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। तो हमें बचना चाहिए बच्चों का इस तरह से पक्ष लेने से भी। तो बच्चों को भी ये मैं कहता हूं कि हमेशा इस बात का ध्यान रखो, अपने गुरुजनों से और अपने माता पिता, इनसे बाहर मत जाइए। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। जब हम छोटे होते हैं, आप जैसे छोटे हो, आप अगर थोड़े परेशान हो या आप रो रहे हो किसी कारण से, आपके आंसू आपके माता पिता 5 मिनट भी देख नहीं पाते। वो बेचैन हो जाते हैं कि बच्चे को हुआ क्या है। जब आपके माता पिता आपके आंसू नहीं देख पाते तो हमारा फर्ज बनता है कि बड़े होने के बाद में भी हम भी हमारे माता पिता को आंसू ना दें। हम उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला सकते तो एटलीस्ट आंसू देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो आप अपनी हरकतें, अपनी एक्टिविटीज ऐसी करो कि आपसे आपके माता पिता खुश हो। मैं मेरे पूरे परिवार का पहला व्यक्ति हूं जिसने 10वीं पास की। वो भी कोई बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं थे, पवन जी थे फिर भी 62 थे, मेरे तो 49 ही थे, 49% ही थे। तो पहला ही 12वीं पास व्यक्ति हूँ, पहला ही ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ, पहला ही पीएचडी होल्डर हूँ, पहला ही प्रोफेसर हूँ, पहला ही लेक्चरर हूँ, जो कुछ भी हूँ पहला। अब इसका जब मैं घर जाता हूं तब जब मेरे माता पिता जब मुझे देखकर जो खुशी महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि वही मेरी सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। और मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया। अल्टीमेटली जब आपके कारण आपके माँ बाप खुश हैं, आपके माँ बाप कहीं बैठे हैं और आपकी बात सुनकर उनको अंदर ही अंदर वो गदगद फील कर रहे हैं, इससे बड़ी सफलता एक संतान की कुछ हो नहीं सकती। जब माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बेटों के नाम से जाने जाए, माँ बाप के लिए इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि माता पिता की खुशी के लिए, उनके सुखों के लिए, उनकी उम्र बढ़ जाती है आपकी इस प्रकार की अच्छी चीजों से, उनके लिए आप काम कीजिए। और जब कभी आप गलत कार्य करते हैं और माता पिता की आंखों में आपके कारण आंसू आते हैं, तब मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति का जीवन असफल है, उसका जीना व्यर्थ है। क्योंकि जिन्होंने आपके आंसू नहीं देखे नहीं गए उनसे, उनको आंसू देके
आप एक सबसे कह सकते हो कि निकृष्ट संतान कभी मत बनना। चौथी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो है, पढ़ाई जीवन में जरूरी है, मैं मानता हूं, इतनी भी जरूरी नहीं है कि आप बाकी चीजों को मार दो। मैं उस बात का बहुत बड़ा भुगत भोगी हूं। मैं जब बाड़मेर में था सर 2008 तक खेलता था, बहुत सारी एक्टिविटीज में भाग लेता था, शारीरिक रूप से बहुत शारीरिक रूप से फिट था और जीवन को एंजॉय करता था। मैं दिल्ली गया, मुंबई 2009 में नौकरी लग गई और इन महानगरों के कमरों में मैं कैद हो गया। कैद होने के बाद में विद इन 6-7 महीने के भीतर मैं बीमार हो गया। मेरी बड़ी आंत डैमेज हो गई। आज तक मैं टैबलेट्स पे जी रहा हूँ। पूरी लाइफ ऐसी हो गई कि न तो कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, ज्यादा कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो जीवन में है। तब मैं सोचता हूँ कि जीवन में ज्यादा जरूरी था वो था स्वास्थ्य। हम लोग पढ़ाई के चक्कर में कई बार स्पोर्ट्स वगैरह ये सब छोड़ देते हैं और हम अंत में बीमार हो जाते हैं। फिर पूरी जिंदगी शरीर की सेवा करने में, शरीर का ध्यान रखने में गुजर जाती, नौकरी का कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलता। इसलिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूद वगैरह भरपूर यूज करिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। और आखिरी बात, आप ये जो कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि जो अतिथि बुलाए जाते हैं, आयोजक चाहते हैं कि आप विद्यार्थी उन अतिथियों को देखें और उनको अपना आदर्श माने कि ये लोग इस यात्रा करके यहां तक पहुंचे तो हम भी पहुंच सकते हैं। आदर्श बनाइए अच्छे और उनसे प्रेरित होइए और जहां आदर्श खड़े हैं उनके अनुसार चलते हुए वहां तक पहुंचने का आप प्रयास कीजिए। अगर आप गलत लोगों को अपना आइडियल मानते हैं, आजकल क्या है कि शॉर्टकट खूब है पैसे कमाने के। कई सारे तस्कर मिलेंगे, कई सारे हिस्ट्री शीटर मिलेंगे जो साल भर में कई बार करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा होता है। उनका अंत लास्ट में या तो जेल में होता है या अस्पताल में होता है या शमशान में होता है। वापस आने का कोई अवसर नहीं। एक बार इस फील्ड में घुस गए तो आप अपने माँ बाप, आप सोचिए, आज मैं कई सारे ऐसे तस्करों के नाम देखते हैं, हम पढ़ते आते हैं, न्यूज में आते हैं, वो जेल में बैठे हैं तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, आप कल्पना करके देखिए। ये जो शॉर्टकट तरीके हैं पैसे कमाने के वगैरह के, इनका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत करिए और अपने आदर्श अच्छे लोगों को बनाइए, ऐसे लोगों को अपने आदर्श नहीं बनाए। ऐसे लोगों को अगर आदर्श बनाओगे तो आप उन्हीं की तरह व्यवहार करोगे और जीवन पूरा नरक हो जाएगा, क्योंकि इस उम्र में गलती होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। क्योंकि आप किसी के संपर्क में आओगे तो वो आपको 2 मिनट में मिसगाइड कर देगा कि कुछ नहीं होता, एक दिन की तो बात है। थोड़ी सी अफीम वाला अफीम, शराब वाला शराबी कैसे बना देता है, आज थोड़ा सा ले क्या है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते उसको गजब तरीके से एडिक्ट कर देते हैं, उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। इसलिए मैं कई बार क्लासेस में कहता हूं कि हमेशा 2 चीजों से बचो। एक तो आराम करने से बचो, क्योंकि शरीर को आराम की लत लग गई तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। शरीर को अगर आराम की लत लग गई तो बाकी सारी चीजें छूट जाएगी। और दूसरा मैं कहता हूं कि गलत कार्यों से बचो। और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मेरे दाएं बाएं सामने सब, हम सब मैच्योर लोग बैठे हैं, हमारी आत्मा सब जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब आपकी आत्मा कह देती है कि ये चीजें गलत है तो मुझे लगता है हमें वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत चीजें अंततः आपको आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। तो समय काफी हो गया है, हम बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, इतने अच्छे और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए नृत्य गान सारे के सारे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किए। बच्चों का अनुशासन वाकई में काबिल तारीफ है। और रामाराम जी का विशेष रूप से मैं देख रहा था कि इतना अच्छा खुद ही मोटिवेट कर लेते हैं, तो हमारी जरूरत कहाँ थी। हम तो ठीक है बड़े बच्चों से बात करते हैं। और बोडवा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में रात को 11, अभी 11:30 होने को है। ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों का इस समय इतनी संख्या में होना भी मेरे लिए एक प्रकार से आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि मैं रात्रि कार्यक्रम में अक्सर जाता हूं, बट अभिभावक नहीं होते हैं, जनरली इतने नहीं होते जितनी संख्या में आज ग्रामीण क्षेत्र में आप बैठे हैं।
तो मैं आप सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी तरह से विद्यालय से जुड़े रहे, इसी तरह से समय समय पे बच्चों का ख्याल रखते रहे, बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखते रहे, बच्चों पे नियंत्रण करते रहे। निश्चित तौर पे बच्चे आगे जाएंगे और ये भविष्य है। और पूरा का पूरी रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान के सभी विद्वानों का मैं धन्यवाद दूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया से काम कर रहे हैं। जैसा कि सर ने पहले कहा था हमारे पूर्व वक्ताओं ने कि बाड़मेर अब शिक्षा में बहुत बढ़िया कर रहा है, तो बाड़मेर अगर बढ़िया कर रहा है तो उसके पीछे ऐसे विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग तो ठीक है, तैयार बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसी तरह से काम करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इतनी देर सुना, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कभी भी कहीं आवश्यकता महसूस हो तो डेफिनेटली याद करना, कोशिश करूंगा कि मैं उसको फुलफिल कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।